अभिषेक जी का सबसे पहले परिचय मैं दे देता हूँ। अभिषेक जी पूर्व छात्र उपाध्यक्ष रहे हैं जे विश्वविद्यालय के। तो अच्छा अगर तो मुझे कुछ गलती होगी बताने में तो आप करेक्ट कर दीजिएगा अभिषेक जी। तो सबसे पहले मैं सवाल ये पूछता हूँ आपसे जी। कि क्या बनारस में SC ST युवाओं को आज भी अवसरों में बराबरी मिल रही है या सिर्फ एक संवैधानिक शब्द भर बनकर रह गया है? देखिए सर, आज का जो टॉपिक है बहुत अच्छा आपने टॉपिक भी चूज किया हुआ है कि SC ST क्या सच में बनारस ही नहीं पूरे पूर्वांचल, पूरे प्रदेश, पूरे देश में क्या उनको भागीदारी हर काम में, रोजगार में या फिर कहीं पर भी मिल रही है कि नहीं? तो देखिए, अगर इसका एक लाइन में सीधा सा उत्तर अगर मैं देना चाहूँ तो अभी भी SC ST के समुदाय के प्रति सरकार का जो रवैया है या फिर जो नए नए योजनाओं के बारे में है, अभी भी सरकार इस पर मुखर नहीं हुई है। बनारस में ले लें, चाहे कहीं भी आप पूर्वांचल की ही बात कर लें, प्रदेश लेवल की भी बात कर लें, तो सरकारी नौकरियों में आरक्षण की जो विसंगतियां हैं आप देख ही रहे हैं। 68,000 शिक्षक भर्ती जो पिछली 2018 में आई हुई थी, आज भी उसमें SC ST और उसके साथ साथ OBC के विद्यार्थियों को भी आरक्षण की अनदेखी की गई है वहां पे। तो मुझे तो नहीं ऐसा लेकिन लगता है सरकार कि तो कुछ और दावा करती है कि हम तो SC ST का सबसे बड़े हितैषी हैं, हमसे बड़ा सर, हितैषी कोई नहीं है। सरकार सिर्फ दावा ही तो करती है। इसके पहले भी जो गवर्नमेंट थी, श्री अखिलेश यादव जी जो मुख्यमंत्री थे प्रदेश के, तो वो भी दावा करते थे। आज योगी आदित्यनाथ जी दूसरी बार मुख्यमंत्री प्रदेश के बने हुए हैं, वो भी दावा कर रहे हैं। लेकिन क्या यह दावा सच में जमीनी है कि नहीं है, हमें यह देखने, इस पर विचार करने की जरूरत है। क्योंकि आज भी देखेंगे तो कहीं गांव में, शहर में SC ST चाहे छात्र हो, चाहे उस वर्ग का कोई भी मजदूर हो या कानून के प्रति उसकी पहुंच हो, आज भी कहीं न कहीं इन लोगों की अनदेखी की जा रही है। और इसके लिए मैं उदाहरण खुद बताता हूँ, क्योंकि मैं खुद उस समुदाय से बिलोंग करता हूँ। तो जाहिर सी बात है कि एक SC ST होकर ही एक SC ST की दिक्कतों को जितना अच्छे तरीके से समझा जा सकता है, वो योगी आदित्यनाथ सिंह और अखिलेश यादव बनकर नहीं समझा जा सकता है, वो अभिषेक कुमार बनकर ही समझा जा सकता है। तो फिर कौन बनकर समझा जा सकता है? SC ST समाज के असली हितैषी कौन है? देखिए, अगर बात किया जाए तो कागजों में SC ST के हितैषी तो अखिलेश यादव जी भी रहे हैं। आज आज उनका आप देख रहे हैं कि PDA का नारा वो चल रहा है। PDA में D जो है दलित है। आज जो है 80 सीटों में 37 सीटें भी जीत ली हैं दलितों के वोट पे। वहीं प्रदेश में बीजेपी की जो सरकार बनी है, कहीं ना कहीं जब मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ जी, तो कहीं ना कहीं जो दलितों का झुकाव था उस समय भी बीजेपी के प्रति था। लेकिन अब जो है वही दलित समुदाय जो है बीजेपी और समाजवादी पार्टी से अब कट रहा है। और आगे वाले हो सकते हैं चुनाव में जो उसकी पिछली पार्टी रही है, जो उसकी सबसे बड़ी हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी, जो सुश्री बहन कुमारी मायावती जी 4 बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रही है, कहीं न कहीं उनके प्रति फिर से झुकाव जाता हुआ दिख रहा है। मायावती जी तो कहीं एक्टिव दिख ही नहीं रही हैं किसी भी चुनाव में। ऐसा कैसी लग बात रहा कर है कि रहे वो हैं? राजनीति से अब धीरे धीरे दूर जा रही हैं। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आप जो है लखनऊ कार्यालय पहुंच जाइए, दिल्ली कार्यालय पे जाइए, वहां हर रोज जो है प्रदेश के जो बहुजन समाज पार्टी के विश्वनाथ पाल जी जो है, राम जी गौतम जी जो प्रदेश के बड़े बड़े नेता हैं, हर जगह जा रहे हैं। लेकिन बस बात ये हो जाती है कि कहीं मीडिया इनको दिखाना ही नहीं चाहती है। आज मीडिया समाचार ये हो गया है कि समाचार मीडिया उसी को दिखाती है जो पैसा पे करती है। आप भी जानते हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। डायरेक्टली तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इनडायरेक्टली आप भी समझ रहे हैं कि न्यूज में मैं उसी को ये बनाया कहना जाता है। मैं ये कहना चाह रहा था कि मायावती जी तो 5 बार लगभग शासन की उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में। तो उस क्या कार्यकाल के दौरान क्या SC ST वर्ग का उत्थान हुआ था? अगर हुआ होता तो आज उनके साथ इतनी दुर्गति नहीं होती। बिल्कुल, बिल्कुल बात आप क्या सही कह रहे हैं। उत्थान की बात करें तो 2007 से जो 2012 की बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार थी, आप उसमें देखेंगे तो दलित समुदाय कहीं न कहीं फ्रंट वर्क पे आ गया था। और वो पढ़ाई से संबंधित कई कॉलेज जो है, विश्वविद्यालय जैसे फूले देवी विश्वविद्यालय, लखनऊ का अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, ये सब तमाम ऐसी जगह जो सिस्टम पूरे अच्छी तरीके से काम करने लगे थे। तो जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं SC ST का अगर कहीं फायदा हो, और साथ में साथ OBC वर्ग के जो अति पिछड़े लोग हैं, कहीं न कहीं इनको अगर कोई सम्मानजनक स्थिति में देखना चाहती है, सम्मानजनक पद पर रखना चाहती है, तो वो बहुजन समाज पार्टी है। तो निश्चित रूप से चलिए बहुजन अब हम आपसे दूसरे प्रश्न पे आते हैं। क्या मीडिया और स्थानीय नेता ने कभी SC ST उत्पीड़न के मुद्दों को गंभीरता से उठाया है या मुद्दे केवल सिर्फ चुनावी घोषणा पत्र में रह गए हैं?
देखिए, एससी एसटी का मुद्दा तो अगर मीडिया की बात अगर देखा जाए तो मीडिया भी कहीं न कहीं इस पर बहुत ज़्यादा अपना ध्यान नहीं देती है। कारण इसलिए है कि कहीं न कहीं बड़े-बड़े न्यूज़ चैनलों में अगर आप आज भी देखेंगे तो उस समुदाय एससी एसटी समुदाय के जो पत्रकार हैं बहुत बहुत कम हैं भी तो 1-2 हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है वहाँ पर भी उन लोगों को कहीं न कहीं जातिवाद का शिकार होना पड़ता है। ऐसे न्यूज़ को ही चलाया जाता है वहाँ पे जहाँ से एक बड़ी टीआरपी बटोरी जा सके और भले से जो है सामाजिक न्याय जो है एससी एसटी समुदाय को न मिले, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई मुद्दा या फिर स्थानीय नेता हो। आप स्थानीय नेताओं में देख लीजिए बहुत से ऐसे मंत्री हैं आज जैसे अनिल राजभर जी आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जो चिनौता कांड हुआ था वहां पे, तो वो अपने सिर्फ जाति बिरादरी को उठा सकते हैं ऐसे नेता लोग, लेकिन सभी समुदाय के लोगों को नहीं उठा सकते। हाँ, आपने जैसे बताया कि आप भी एससी एसटी समुदाय से आते हैं, तो हमें जी एक चीज बताइए, जैसा आज के समय चल रहा है, आप एससी एसटी समुदाय के लिए हिंदुत्व तो कितना बड़ा मुद्दा रह गया है? देखिए अक्सर ये हमें मीडिया के माध्यम से या अन्य सामाजिक संगठनों से माध्यम से बताया जाता है कि दलित समाज जो है अब जो है हिंदुत्व धर्म से या फिर रूठ रहा है या फिर हिंदू धर्म का यूं कहें तो विरोधी हो गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी बात नहीं है। कहीं ना कहीं हिंदू समुदाय को अगर दलित समुदाय से पृथक करके रखने का सबसे बड़ा एक रीजन ये भी था बुद्धिजीवियों का कि उनके अगर जो जातिवाद हुआ है तो कहीं ना कहीं वो हिंदू धर्म के में ही बताया गया कि ये एक नीच बिरादरी है, नीच जाति के लोग हैं। तो आज जो है राजनीतिक रूप से इसका फायदा लेने के लिए उसको पृथक दिखाया जा रहा है। जैसे आप आगरा के जो सांसद जी जो राणा सांगा पर वो अभद्र टिप्पणी किए थे, आपको शायद याद होगा कुछ लालजी दिन सुमन पहले। वर्मा। हाँ, लालजी सुमन वर्मा। तो इसको कितना बड़ा मुद्दा बनाया गया, लेकिन कोई ये नहीं बताया वहां पे कि अखिलेश यादव जी हो चाहे फिर समाजवादी पार्टी के कोई भी नेता हो, बस एक एससी एसटी सांसद को सामने खड़ा करके जो हिंदुत्व के खिलाफ बुलवाता है और उसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को जाता है, समाजवादी पार्टी को जाता है, और नुकसान किसका होता है? सिर्फ एससी एसटी समुदाय का होता है। तो एससी एसटी समाज क्या अब सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति तक रह गया है? बिल्कुल बिल्कुल 20% की समुदाय है पूरे प्रदेश में, लेकिन ये कहीं ना कहीं कोई पीडीएम में दलित को जोड़ रहा है, कोई बीजेपी में जोड़ रहा है, कहीं कोई अन्य संगठन में जोड़ रहा है, कोई नई पार्टी बना दे रहे हैं, तो कोई अब भीम आर्मी ला दे रहा है, कोई भीड़ आर्मी ला दे रहा है, कोई चंद्रशेखर रावण पैदा हो जा रहा है। लेकिन सब राजनीतिक फायदा लेने के लिए बारे में ही सोच रहे हैं कि कोई भी एससी एसटी समुदाय के बारे में फायदा नहीं सोचता, सिर्फ जो भी फायदा सोचता है तो अपने व्यक्तिगत लाभ के बारे में सोच रहा है। बात तो आपने एकदम सही कही है कि जो भी आता है अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए आता है। जैसे अभी स्वामी प्रसाद मौर्य को ही आप देख लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल इनका वो तो फंडा बन गया उनके है हिंदुत्व के खिलाफ बोलना, क्योंकि उनके एससी बयान एसटी जो भी समुदाय आते का हैं कोई हमेशा भी ऐसा हिंदुत्व या हिंदुत्व के विरोध में रहते हैं। बिल्कुल एससी एसटी लेकिन समाज ऐसे जैसे लोगों को सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन वो हमेशा कभी कभी वो गौतम भगवान बुद्ध की बात करते हैं। कभी भी भगवान गौतम बुद्ध जी ने हिंदुत्व का विरोध नहीं किया, हिंदुत्व का विरोध नहीं किया, कुरीतियों का विरोध किया है उन्होंने। चाहे राजा राम मोहन राय हो, आप इतिहास के पन्ने में उठाकर देख लीजिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी रहे हो, तथागत गौतम बुद्ध जी जो रहे हो, इन्होंने कमियों को वहां पर निकाला है, ना कि विरोध किया है कि हिंदू तो एक आतंकवादी है या हिंदू जो है हिंदू में खास तौर पर सवर्ण ब्राह्मण जातियां राजपूत जातियां दलितों की विरोधी हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये हमें सिखाया जाता है, बताया जाता है। कहीं ना कहीं हम लोग आपस में भाई भाई हैं। अगर 2007 में बहुजन समाज पार्टी पूरे बहुमत के साथ 206 सीटों पर चुनाव जीतकर सरकार बनाई थी, तो कहीं ना कहीं उसमें ब्राह्मण राजपूत सभी लोगों ने साथ दिया था। लेकिन ऐसे नेता ये जो दलितों को हिंदुत्व के खिलाफ भड़काकर फर्जी बयानबाजी करवाकर मुकदमा उसमें ठुकवा देते हैं, और एक एससी एसटी समुदाय जो है बहकावे में आकर फंस जाता है, न फिर उसके बाद कोई जमानत करने वाला उसका रह जाता है, ना उसको कोई पूछने वाला रह जाता है कि उसका घर कैसा चल रहा है। इस पर विशेष मैं युवाओं को हमेशा सतर्क करता हूं कि आप नेताओं के चक्कर में मत पड़िए, किसी भी धर्म के खिलाफ, हिंदू हो मुस्लिम हो ईसाई, किसी भी धर्म के खिलाफ मत बोलिए। आपको बौद्ध बनना है, आपको बौद्धिस्ट को बढ़ावा देना है, तो आप जो है भगवान गौतम बुद्ध की जो कही हुई वाणी है उसको जन जन तक फैलाइए। ऑटोमेटिक जो है बौद्ध धर्म बड़ा होता चला जाएगा, ना कि किसी धर्म को टारगेट करके, किसी धर्म के त्योहार को स्पेशली टारगेट करके बोला जाए।
अभी जैसे क्या है कि बहुत से जनरल वर्ग के लोग हमेशा आरोप लगाते हैं कि एससी एसटी वर्ग के लोग झूठा एससी एसटी का मुकदमा लगाकर फंसा लेते हैं, तो आप इस बात को किस रूप से देखते हैं? बिल्कुल ये सरासर गलत बात है। आप बताइए कोई ऐसा डाटा हो बताइए जो अब तक के जांच में निकला हो कि एस सी एस टी का जो केस है फर्जी डाला गया है। एस सी एस टी समुदाय को खुद एक सवर्ण समाज और ब्राह्मण समाज को बढ़ावा देना चाहता है। आप गांव में चले जाइए, कहीं न कहीं उनका सहयोग रहता है, गरीबों के बीच में रहते हैं वो लोग जो पार्टी से जुड़े हैं, संगठन से जुड़े हैं। ये ऐसे ही लोग हैं जो दूसरे अन्य पार्टियों के बहकावे में आ जाते हैं, एस सी एस टी फर्जी मुकदमा कराने लगते हैं। आप भी जानते अब होंगे कि इसी का अब इसी का जस्ट उल्टा हम पूछ रहे हैं कि एससी एसटी युवाओं के खिलाफ दर्ज मुकदमों में क्या कोई जातिगत पूर्वाग्रह देखने को मिला है आपको? देखिए अगर कोई गलत है तो उसके खिलाफ जो है केस होना चाहिए। अभी आप कुछ दिनों पहले जो है आप देखेंगे कि जब चंद्रशेखर रावण जी जो है इलाहाबाद में किसी पीड़ित परिवार से मिलने हुए आ रहे थे, पाल परिवार से, शायद आपको याद होगा, तो वहां पर लगभग 300 एस सी एस टी समुदाय के लोगों पर जो है फर्जी या फर्जी क्या लेकिन है। उस वक्त खबर में निकल के आ रहा था कि दंगे जैसा माहौल बन रहा था, आगजनी की गई थी। हाँ बिल्कुल, ये मैं मानता हूँ। लेकिन कहीं न कहीं उसकी आप जब जब चेक करेंगे तो उसमें किसी न किसी ऐसे चंद्रशेखर रावण हो जैसे लोग जानबूझकर भड़काते हैं और अपना राजनीतिक फायदा लेने के लिए जब वही लोग फंस जाते हैं तो कहीं न कहीं वो बैक हो जाते हैं पीछे कि नहीं हमें फंसाया जा रहा है। वहाँ के लोगों को भी बहुत अच्छे युवाओं को समझ में आ रहा होगा कि कहीं न कहीं हम गलत नेता के पीछे जा रहे हैं। बहुजन समाज तो पार्टी की बहन मायावती जी देश की ऐसी नेता है, आज तक जो है कभी भी उनके रैली में किसी के खिलाफ जो है मुकदमा नहीं दर्ज हुआ है, आपको पता होगा ये। तो मायावती जी अपने भतीजे आकाश आनंद जी को क्यों हमेशा साइडलाइन करती रहती हैं बीच बीच में? साइड लाइन देखिए, अगर मेरे अंदर कुछ कमियां हैं तो जाहिर सी बात है कि मेरे गार्जियन चाहेंगे कि वो कमियां दूर हों। मेरे कमियों को वही बताएगा ना जो मेरे साथ है हमेशा, तो साइड भी करना तो जरूरी है मायावती आपको। मायावती जी के बाद अगला सुप्रीमो कौन हो सकता है? जो सबसे योग्य होगा, जो समुदाय के लिए सबसे ज्यादा काम करेगा, वो वही उत्तराधिकारी होगा। जरूरी नहीं है कि आकाश अगर, आनंद जी हो, अगर आकाश आनंद जी भी गलती करते तो उनको भी हटा दिया जाएगा। अगर परिवार में से ही कोई आए तो कोई बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, परिवार में से कोई आए समर्थन तो रहेगा? बिल्कुल अगर समर्थन रहेगा, अगर सब योग्य है तो समर्थन रहेगा। जी बिल्कुल, जो भी समाज का कल्याण करे उसका समर्थन है, और मैं भी यही बिल्कुल। मानता हूँ। हाँ। तो अब शिक्षा पर हम लोग बात करते हैं। शिक्षा और रोजगार के स्तर पर एससी एसटी युवाओं की स्थिति बनारस में क्या है? क्या आरक्षण का लाभ मिल रहा है? अभी जब ये डिबेट होने से शुरू में पहले ही मैं बताया कि आरक्षण की विसंगतियां सरकारी नौकरियों में तो आप देख ही रहे हैं। जैसे आप खोल के 68,000 बताइए। और आप खोल रही कर बताइए। ये तो मैं बोल रहा हूँ, ये तो सरकारी नौकरी की बात हो गई। लेकिन कहीं कहीं ना आप प्राइवेट सेक्टर में जाएं, किसी छोटी सी कंपनी में जाएं, अगर लोग जान जाते हैं कि एस सी एस टी के समुदाय के काम करने वाला है तो कहीं ना कहीं वहां पर भी भेदभाव उनको झेलना पड़ता है। आप किसी भी आप बनारस में देख रहे हैं कई सारे, अभी कुछ ही दिन पहले ये तो किसी को पता भी नहीं होगा कि कुछ ही दिन पहले 80 पे दलित समुदाय और वहां के जो कुछ स्थानीय लोगों के बीच में झगड़ा हुआ था। मुकदमा सिर्फ इसलिए नहीं दर्ज हुआ कि ये एस सी एस टी समुदाय के लोग हैं और कोई मंत्री जो है केंद्र का फोन कर दिया कि नहीं छितौना की इसको। बात कर रहे हैं क्या आप? नहीं नहीं नहीं, छितौना की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अभी कुछ ही दिन पहले ये घाट के आसपास की बात है कहीं। अच्छा, तो ग्राम छितौना में जो हुआ था, क्या उसके बारे में भी कुछ बात करना चाहेंगे? बिल्कुल सर, छितौना कांड में तो देखिए ऐसी राजनीति हुई है कि कहीं न कहीं आप देखेंगे तो वहाँ लोग न्याय दिलाने के लिए नहीं, वो एक राजनीतिक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है छितौना का। कोई मुकदमा करवा देता है तो कोई जाता है अपना अरविंद राजभर जी जो है अपनी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, मंत्री जी के लड़के, तो पीड़ित जी परिवार से जी जी। मिलने के लिए पीड़ित परिवार से कह रहे हैं कि हम मिलने के लिए जा रहे हैं। लेकिन आप खुद सोचिए कि 5-5 हजार गाड़ियां जिनके पास जा रही हैं, जिनके पीछे जा रही है, वो पीड़ित परिवार से मिलने जा रहा है या फिर अपनी शक्ति प्रदर्शन करने दिखा जा रहा है। अरविंद राजभर का तो थोड़ा भाषा भी बिगड़ गया है इस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल बिगड़ा है। यहाँ
एनडीए पता नहीं क्यों इनको अब तक अपने साथ रखी हुई है। ऐसे लोगों को निकाल देना चाहिए। खैर, मैं उस पर ज्यादा नहीं बात करूंगा क्योंकि वो अपनी उनका व्यक्तिगत मामला है, उनकी पार्टी है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लोग दंगा फसाद कराने के लिए, हमेशा अपने राजनीतिक लाभ लेने के लिए कराने के चक्कर में रहते हैं कि ये दंगा हो, हमें फायदा छितौना मिले। ये छितौना गांव में जो बवाल हुआ था, इसका असली जिम्मेदार आप क्या किसे मानते हैं? असली जिम्मेदार तो देखिए, वहाँ के स्थानीय जो प्रशासन है वहाँ, अगर अच्छे से जानकारी है तो लगभग आप भी जानते होंगे कि 1 से 1.5 विषय में वहाँ बांस जो है, बांस के छोटे छोटे वहाँ जमे हुए थे। उसी के लेकर बीच में झगड़ा था। कई बार ये लोग थाने पर गए, लेकिन वहाँ थाने पर भी नहीं सुनवाई हुई, कोई आया नहीं। लेकिन जब बड़े कांड हो गया इतना, तो पूरे देश भर में ये मामला तूल पकड़ लिया। इसमें एक नामी मंत्री का भी नाम आ रहा था कि वो एक विशेष समाज का पक्ष ले रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, इस पर मैं अभी आने वाला ही था। अगर मंत्री जी चाहे होते तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों में जो है समझौता कराकर जो है झगड़ा को खत्म करा सकते थे। लेकिन झगड़ा इन्होंने बढ़ाने के लिए सबने काम किया था, लेकिन शांति वार्ता के लिए किसी ने भी प्रयास नहीं किया था, किसी भी चाहे ने, वो लेकिन करनी सेना हो या फिर राजभर जी की पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों लोग किसी एक पर आरोप नहीं। करड़ी सेना के जो सदस्य हो या फिर राजभर जी को, जो अनिल राजभर जी के समर्थक रहे हो, ये लोग एक तरफा जो है मुकदमा करवाए। अगर चाहे होते तो समझौता कराकर, अब उस गांव में जो है एक ही, अगर मुझे जानकारी सही है तो एक ही राजपूत परिवार है। बताइए, एक राजपूत परिवार के लिए मिलने के लिए उसमें सिर्फ जो कि झगड़ा होने के बाद सिर्फ महिलाएं हैं, उसमें 4-5 हजार से ज्यादा संख्या में लोगों को लेकिन लेकर राजभर आरोप जी पहुंचे हैं। लेकिन आरोप तो वहां राजपूत परिवार पे ये लग रहा है कि राजपूत परिवार के लोगों ने वहां धारदार हथियार से काफी गहरे घाव दिए थे वहां पर। इस देखिए वजह से वो जब मामला इतना बढ़ गया। देखिए जब झगड़ा होता है किसी दो पक्षों के बीच में, तो किसी एक को आप नहीं रीजन दे सकते। कहीं ना कहीं दोनों लेकिन पक्षों की इतना गलतियां ज्यादा होती हैं। जानलेवा हमला करना भी उचित नहीं है ना। खैर, कानून अगर बिल्कुल अपना सही तरीके से काम करती तो ये इतना बवाल नहीं बढ़ता। बिल्कुल बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। वो झगड़ा होने के बाद भी चाहे होते तो ये लोग सुलह करा कर जो है झगड़ा खत्म हो गया होता। लेकिन आप तो जानते ही हैं, दो दो मंत्रियों जब लग जाते हैं तो अपनी शक्ति प्रदर्शन करने के चक्कर में कि हम बड़े नेता हैं, राजभरों के हम बड़े नेता हैं, इसमें मामला और तूल पकड़ लिया। चलिए, अब ठीक है। अब अब समय तो हो गया है काफी। अब अंतिम सवाल पे हम आते हैं। 2027 के चुनाव में बीएसपी यानी मायावती जी की पार्टी इस बार क्या भूमिका निभाएगी? क्या वो मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ेंगे, या जैसे आरोप लगता है वोट काटने के लिए लड़ेंगी? देखिए, वोट काटने का जो आरोप है वो तो समाजवादी पार्टी के लोग लगाते हैं। मैं इसमें सीधा कहना चाहता हूँ, क्योंकि उनको एक राजनीतिक फायदा लेना है, दलितों का वोट लेना है। कोई वोट किसी काटने के लिए, जो 4-4 बार मुख्यमंत्री इस प्रदेश की रही हूँ, वो वोट काटने के लिए चुनाव लड़ेंगी कि या मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ेंगी। और रही बात चुनाव लड़ने की, तो इस बार बहुत दमदारी से चुनाव बहुजन समाज पार्टी इस बार लड़ रही है। 2007 जो 2007 में जो है ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा, हाथी नहीं गड़े सब ब्रह्मा विष्णु महेश, इस प्रकार चल रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले अपने दम पर जो है प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार इस बार बनेगी। चलिए, चलिए तो बात करके काफी अच्छा लगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे अगले टॉपिक के साथ। अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका चर्चा से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग।